चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। आई गेस वॉइस इज क्लियर। तो इसमें अब हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को कवर करना है, फिजिकल सेटिंग जिसको पेपर में बोला गया है। तो इसके भी 4 एट्रीब्यूट हैं, जैसे मैंने दिखाया था कि एक तो फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, ये हमने कवर करना है। अब इसी के साथ में रॉक स्ट्रक्चर को कवर करूंगा कि हिंदुस्तान का रॉक स्ट्रक्चर क्या है, ताकि इससे काफी कुछ आपको सीखने को मिले। अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर हमने, और इसी के साथ रॉक के साथ सॉइल कवर हो जाएगा, इसी के साथ मिनरल्स कवर होते हैं। फिर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, सॉइल टाइप ऑफ इंडिया है। सॉइल ऑलरेडी हमने पेपर 1 के अंदर काफी पता है कि आपको यूएस क्लासिफिकेशन, मार्बर्ट क्लासिफिकेशन कितना डिटेल में किया हुआ है, यहां पर भी बढ़िया से कवर करेंगे। उसके अलावा वेजिटेशन है और क्लाइमेट है। वेजिटेशन सिंपल सा है, ये जैसा जीएस में मैंने वैसे ही बहुत डिटेल में कराया, ऑलमोस्ट उसी स्टैंडर्ड के ऊपर है, राइट। और उसके अलावा फिर आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया है, जिसको मैं डिटेल में कवर कराऊंगा, क्योंकि इंडियन मानसून मेरे को उसमें कुछ एक नए एस्पेक्ट है, जैसे इंडियन ओशियन डाइपोल इफेक्ट है, मेडियन जूलियन ऑसिलेशन है, ये डिफरेंट थियरीज है, इनको भी मैं आपके लिए कवर करवाऊंगा, राइट। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। चलो जी, कमिंग टू द वेरी फर्स्ट पार्ट। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक बार नजर मार लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए अप्रोच कैसे करना है इन चैप्टर्स को। अब फर्स्ट चैप्टर से ये आए हुए सवाल हैं। अब फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन सवाल आप देखोगे एक ही चैप्टर है। 4 चैप्टर में से मैंने दिखाया था कि ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल देखो, पहला सवाल आया है ब्लैक कॉटन सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बेसिकली सॉइल से पूछा हुआ 5 नंबर में सवाल है। तो ये 5 नंबर में पूछा, लेकिन आपको एटलीस्ट इसमें 2 पेजेस, कमीशन तो कम वर्ड्स बोलता है, लेकिन हमें एटलीस्ट 2 पेजेस में इसको आंसर करना पड़ेगा, विद डायग्राम आंसर करना पड़ेगा, टेक्निकल वोकैबुलरी। इसीलिए रॉक टाइप पढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि वो टेक्निकल वोकैबुलरी आप लोगों के पास आ जाए। उसके बाद फिर अब ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे ये ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया यहाँ कहां से आया है, तो ये आया है ड्रेनेज से आया है। तो इसलिए इसको इस तरह से, ड्रेनेज में हम लोग पानी के साथ साथ लेक्स है, इंडिया की ग्राउंड वाटर है, इन सारे ही चीजों को स्टडी करते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया था, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर सवाल आया है। अब हमें लगेगा यार इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल यहाँ पे क्यों पूछा गया है, तो इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये ड्रेनेज सिस्टम के अंदर रिवर डिस्प्यूट के ऊपर से आया हुआ सवाल है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर भी सवाल है। तो मींस अब से सतलज यमुना कैनाल प्रोजेक्ट है, या आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, जो भी रिवर डिस्प्यूट्स हमारे इंडिया में मेजर फॉर्म में चल रहे हैं, उन सबको अब हमने पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सवाल आया है एक्सप्लेन द टोपोग्राफिकल एंड स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शिवालिक रेंज। देखो आगे ना स्ट्रक्चरल वर्ड, तो इसीलिए हमें रॉक टाइप जो मैंने बोला आरसी तिवारी में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दे रखा है, उसको लिखना पड़ेगा, टेक्निकल आंसर लिखना पड़ेगा, और जितना आप टेक्निकल लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसको इस कैलिबर पे लिखना है, तो मींस अच्छी वोकैबुलरी हमें चाहिए होगी। अदरवाइज देखने में लग रहा है कि जीएस के सवाल हैं, अगर आप जीएस का आंसर लिखोगे तो जीएस के आंसर नंबर ही मिलेंगे, इसलिए ऑप्शनल के लेवल पे स्कोर करना है तो आपको ऑप्शनल के लेवल पे लिखना पड़ेगा। इसके अलावा 20 नंबर का सवाल देखो। अब सवाल, क्लासिफाई इंडिया इनटू फिजिकल डिवीजन, डिस्क्राइब एनी ऑफ द मैक्रो रीजन। तो एक तो अब आपको पूरा ही फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एक्सप्लेन करना है इस 20 नंबर के सवाल में, और उसमें से किसी एक को काफी ज्यादा डिटेल में लिखना है। तो बाकियों को भी लिखोगे, लेकिन एक को बहुत ज्यादा डिटेल में लिखोगे, तो ये डिमांड है। तो इसमें से 3 ही मेजर, वैसे तो 4 मेजर डिवीजन बनते हैं, हम किसी एक को अच्छे से रगड़ के लिखेंगे। इसके अलावा पूछा गया है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। अगर मान लो 20 नंबर में आपको आ जाए ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बारे में, तो आपको तो 5 नंबर में ही खत्म हो जाएगा आंसर। 20 नंबर मतलब 6-7 पेज इसमें लिखने हैं, क्योंकि मैं ऑप्शनल में बोलता हूं दबा के लिखो, जितने ज्यादा पेज भरोगे, लेकिन द कंटेंट हैज टू बी रेलिवेंट। इररेलेवेंट ना हो, केवल पेज बढ़ाने के लिए जैसा हम लोग यूनिवर्सिटी में करते हैं वैसा ना हो, बट पेजेस आर सपोज्ड टू बी, यू आर सपोज्ड टू राइट इन मोर पेजेस, मींस यू शुड हैव द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। तो आपके पास ज्यादा ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा लिख पाओ। तो अब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में आप कितना लिख लोगे, वो तब लिख पाओगे जब आपने रॉक टाइप स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, इसीलिए हमें उस लेवल पे जाना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द फिजिकल लैंडस्केप ऑफ ग्रेट प्लेन्स विद द गंगा ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम वेरीज फ्रॉम द, अब देखो क्वेश्चन, अब देखो कितना टेक्निकल वर्ड आ रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल पॉलीजेनेटिक एंड कॉम्प्लेक्स बट रिलेटिवली स्टेबल पेनिनसुलर अपलैंड। अब बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन है। तो ये अगर क्वेश्चन आपके साल में आ जाए तो आप इसको नहीं लिख पाओगे, 20 नंबर के लायक आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या लिखूं इसके अंदर, क्या वोकैबुलरी डालूं। इसलिए जो मैंने आपको आरसी तिवारी बोली है वो आपको बिल्कुल तरीके से पढ़नी है, 2-3 बार पढ़नी है, ताकि आपको समझ आए। अब आपने नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, जो नोट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं
इसके अलावा आप आरसी तिवारी को पढ़ोगे और फिर अपने हाथ से इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल के लिए मैंने नोट्स नहीं बनवाए, वहां मैंने बोला माय नोट्स विल बी सफिशिएंट, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं आपको नोट्स मेकिंग के लिए बोलूंगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में स्कोर करने के चांसेस ज्यादा हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप ज्यादा अच्छे नंबर ले सकते हो। वो कब लोगे? जब आप अपने हाथ से बहुत अच्छे नोट्स बनाओगे, मेरे नोट्स को इंटीग्रेट करो आरसी तिवारी के साथ और फिर आपके जबरदस्त नोट्स बनेंगे, उन नोट्स को ही आप पढ़ोगे। तो वो मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि फिजिकल एस्पेक्ट, केवल फिजिकल फीचर के लिए नोट्स बोल रहा हूं, उसके बाद एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रिसोर्सेज का ही नोट्स नहीं बनाने, फिजिकल के आप अपने आप बनाओगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि फिजिकल बहुत पेचीदा है, वो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी जो अभी तक हमने पढ़ा है ना उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसके नोट्स आप अपने हाथ से बनाओगे तब जाके आपको याद होगा। क्लियर? तो ये देखिए टफ सवाल। फिर एक और सवाल, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ, अब देखो, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू द फूड ग्रेन। पता है आपको सवाल आता है, आप लिख लोगे, जीएस में भी पढ़ाया हुआ है मैंने कि क्या क्या जो है इंपॉर्टेंस है कि फिजिकल फीचर की, लेकिन जब आपको बोला जाए 20 नंबर के लायक लिखो फिर आपको नहीं आता होगा, क्योंकि आप उसमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करोगे। अब इसी में ही ये सवाल ऐसा है, अब आपको स्मार्टली पता होना चाहिए पेपर के अंदर, यार इसमें तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन implemented in the Great Plains of India and it was directly correlated with increasing the food production of India। तो मींस आप इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ इसको जोड़ोगे, आप इसको जियोमॉर्फोलॉजी के साथ जोड़ोगे कि किस प्रकार के वहां पे सॉइल सिस्टम है, किस प्रकार का रॉक सिस्टम है, किस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम है, ताकि हमारे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को ग्रीनरीज ऑफ इंडिया भी बोला जा सकता है। तो इस तरह से आपने इसको दो तरफे ढंग में खोलना है, एक फिजिकल ज्योग्राफी के साथ रिलेट करेगा, एक पॉलिसी वाली साइड पे ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ रिलेट करेगा। क्लियर? फिर आप इसकी प्रॉब्लम्स भी बताओगे कि यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में सॉइल को लेके क्या प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन हैम्पर हो रही है या इन फ्यूचर हो सकती है। तो आप इसमें रिसेंट क्लाइमेट चेंज को भी डालोगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें, जैसे इस साल नींबू एकदम खत्म हो गया, वीट की स्कार्सिटी हो गई, अगर आप अखबारों को पढ़ोगे तो आप देखोगे कैसे वीट के ऊपर लगातार न्यूज आ रही है, नींबू महंगा हो गया, तो इसका मतलब ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में देयर इज अ इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज या इरेटिक रेनफॉल, जिससे हमारे इस तरह के अब फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। क्लियर? चलो जी, अभी देखो और क्वेश्चन जो आए हैं, देखो 8 सवाल आए हैं पिछले 4 सालों में, तो मींस हर साल 2 सवाल 100% आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है। आप देखिए, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल given by the Indian Council of Agriculture Research, what are the causes of degradation, soil degradation in India। 2 पार्ट में सवाल है, तो सीधा सवाल की कौन कौन सी सॉइल हमारी आईसीआर ने दी हुई है। अब यहाँ हमें पेपर 1 को रिलेट करना पड़ेगा कि पेपर 1 के मुताबिक हमने यूएस क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, तो उसमें इंडियन सॉइल के क्या क्या नाम निकलते हैं। हमने मार्बेट पढ़ लिया है, तो हम जैसे ब्लैक सॉइल है उसको हम वर्टिसोल भी बोल सकते हैं, हमारे पास रेड सॉइल है उसको हम अल्टीसोल भी बोल सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग सॉइल के लिए क्या क्या नाम हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी नॉलेज को दिखाएंगे, हम बोलेंगे यार मार्बेट जो है या यूएस क्लासिफिकेशन इस पर्टिकुलर सॉइल को ऐसे पुकारा करती थी, तो हमें इस तरह से ऑक्सीसोल है जैसे, है ना, लेटराइट सॉइल को ऑक्सीसोल बोल देंगे। तो इस तरह की वोकैबुलरी को हम लोग इस्तेमाल करते हुए करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो हम ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे हमारे वहां एक बंगाल सॉइल आपने लोगों ने पढ़ा, बंगाल प्लेन्स, तो हम उसके लिए अलग नाम यूज कर सकते हैं जो मार्बेट ने यूज किया हुआ है। हम एक नाम जिसे उसने ए जोनल सॉइल बोला हुआ है, ऐसे ही हमारे पास तैलाइन सॉइल है राजस्थान और गुजरात में, उसके लिए हम मार्बेट की क्लासिफिकेशन के नामों को, हेलोमॉर्फिक उसने नाम यूज किया था, है ना, तो इस तरह के नामों को यूज कर सकते हैं। कैल्सीमॉर्फिक उसने नाम यूज किया था, तो जो कैलकेरियस हैं, जो बंगाल प्लेन्स की सॉइल है एलुवियल में अंदर, तो इस तरह से आप जितने ज्यादा पेपर 1 और पेपर 2 को रिलेट करोगे उतनी आपकी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाई देगी। तो ये एक डिमांड है आज के पेपर की जो शायद आज के बच्चे फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसलिए आप देखोगे कि ज्योग्राफी में सिलेक्शन रेट इज स्लाइडिंग डे बाय डे, राइट। चलो जी, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ, देखो अब टेक्निकल वर्ड, फिजियोग्राफी, climate, pedological condition, that is the soil in India, discuss the major type of types and subgroup of forest in India। ये एक ऑप्शनल लेवल का सवाल है, तो हमने हर टाइप के फॉरेस्ट को उसकी फिजियोग्राफी से रिलेट करना है कि कैसा फिजिकल सेटिंग थी, हमने वहां के क्लाइमेट से रिलेट करना है, हमने वहां की सॉइल से रिलेट करना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि व्हाई नेचुरल वेजिटेशन इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट। तो इसलिए आपको उसमें ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग दिखानी बहुत आवश्यक है। तो ये वाला टॉपिक को हम लोगों ने इस लेवल पे लेके जाना है। अब आप देखो, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ रीसेंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून। आप पूछ लिया ना रीसेंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून, तो मींस अब आपको ओरिजिन के साथ साथ आपने इसमें नए इफेक्ट डालो,
MJO डालो, इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट डालो, जो कोई नहीं लिखने वाला। एल नीनो तो सब लिखेंगे, जेट स्ट्रीम सब लिखेंगे, तिब्बतन प्लेटू सब लिखेंगे, लेकिन आपने 2 थ्योरीज नहीं डाली हैं जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो इस तरह के आपने टॉपिक्स को इंटीग्रेट करना है जिससे आपकी नॉलेज ज्यादा से ज्यादा दिखे। तो हमने एक लेवल ऊपर लेके जाना है ज्योग्राफी को। लास्ट पार्ट इज हिमालयस। देखो कितना ब्यूटीफुल लाइन फ्रेम करी। हिमालयस आर नॉट जस्ट वन माउंटेन चेन बट अ नंबर ऑफ माउंटेन चेन रनिंग पैरेलल टू वन अनदर। इलस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल स्केचेस। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो जितना आपको रॉक टाइप पता होगा, जितना आपको स्ट्रक्चर पता होगा, उतना इलेबोरेटली आप इस आंसर को फ्रेम आउट कर सकते हो। राइट, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी पे फोकस क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हमें, मैंने बोला 5 में से 1 सवाल कंपलसरी है, बचे 4 सवाल, 4 में से 1 सवाल हिमाचल जी के, वो भी लॉक हो गया। तो मींस दो सवाल 5 में से लॉक हो गए, एक कंपलसरी था, एक एचपीजी के आपको करना ही करना है। अब बचे 3 सवाल, 3 में से कोशिश करो 1 से 2 सवाल फिजिकल फीचर का ही करो। अगर मॉनसून आया है तो मॉनसून का सवाल पे हाथ डालना जरूरी है, वहीं से तो पता चलेगा आपकी ज्योग्राफी में कितना दम है। अगर इस तरह का फिजिकल फीचर का सवाल आ गया, नेचुरल वेजिटेशन आ गया, सॉइल आ गया, आपका साथ में हिमालयाज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट पूछ लिया गया, तो आप वहीं से तो ज्योग्राफी की नॉलेज पता चलेगी। तो अगर वो क्वेश्चन छोड़ दे तो उससे लगेगा ये तो ज्योग्राफी में हल्का है बच्चा, ये छोड़ रहा है वो चीजें जो ज्योग्राफी की कोर थी, तो मींस आपके ज्योग्राफी के मार्क्स डिप होने वाले हैं। तो इन सारी चीजों से हम एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं एग्जामिनर के मन में। तो आपने इन सारी चीजों का, साइकोलॉजी का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई ज्योग्राफी के बेस कोर का क्वेश्चन है तो दैट हैज टू बी अटेम्प्टेड बिकॉज इट इज द ओनली चांस वेयर यू कैन एग्जिबिट योर नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी। क्लियर? चलो जी, मूविंग अहेड विद द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। पहले स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर इंडिया का क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद जब आप लोग आरसी तिवारी को 2 से 3 बार पढ़ोगे, फिर आप अपने नोट्स बनाओगे, फिर जाके आपके इस टॉपिक में दम आएगा। रटने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे ही याद होगा। इस चीज को याद रखना कि ये स्ट्रक्चर टेक्निकल बहुत ज्यादा है, जल्दी याद नहीं होता, आपको मल्टीपल रीडिंग लगेगी, लेकिन एक बार आपका सेट हो गया, आपने 2 क्वेश्चन जहां फिजिकल फीचर से उठा लिए इंडिया के, आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के अंदर है ना, 100 में से कहीं नहीं गए 65 से 70 मार्क्स। ज्योग्राफी में जनरली अभी भी जो बच्चे मेरे इंटरव्यू दे रहे हैं उनके 120 से 130 आ रहे हैं, लेकिन आप इस मार्क को क्रॉस कर सकते हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्शनल ऑप्शनल्स आर रिवॉर्डेड एक्सेप्शनली। लोगों ने सोशियोलॉजी में 110-15 नंबर पे भी सिलेक्शन ली है, मोहित शुक्ला है स्कोर्ड 145 मार्क्स इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो दम होना चाहिए आपके ऑप्शनल में, आप मार्क्स गेन कर सकते हो। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे रहे। चलो जी, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को समझिए। अब स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में आप देखिए कि स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या। हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी तो पढ़ते ही हैं, हमें दिख रहा है कि भाई हिमालयाज हैं, ग्रेट प्लेन्स हैं, पेनिनसुला है, कोस्टल प्लेन्स हैं, आइलैंड है, ये फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है। लेकिन स्ट्रक्चर का मतलब होता है नीचे से इंडिया कैसा दिखता है, कैसा रॉक टाइप है इसके अंदर, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस में हिंदुस्तान को देखा जाए तो मेजर 3 स्ट्रक्चर हिंदुस्तान में है, 3 के बस वही हैं। एक इंडिया के हिमालयास हैं, एक ग्रेट प्लेन्स हैं, और थर्ड स्ट्रक्चर इज योर पेनिनसुलर इंडिया। कि जियोलॉजी की दृष्टि में, ज्योग्राफी नहीं, जियोलॉजी की दृष्टि में यही 3 स्ट्रक्चर इंडिया में मौजूद हैं। तो स्ट्रक्चर इज बेसिकली दी रॉक कॉम्पोजिशन एंड टाइप। रॉक कॉम्पोजिशन एंड टाइप। रॉक कॉम्पोजिशन आपको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि धरती बहुत पुरानी है। हम लोगों ने जब जीएस में ज्योग्राफी पढ़ी तो मैंने कई बार बोला कि देयर वाज अ एज जब इंडिया अर्थ के ऊपर वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। इतने वॉल्केनिक इरप्शन हुए, इतना लावा बाहर निकला, उसी लावा से गैसेस निकली, उसी लावा से आपका हाइड्रोस्फीयर वाटर वेपर बाहर निकल कर आया, मिनरल्स बाहर आए और एक अर्थ का नया क्रस्ट प्रिपेयर हुआ। तो ऐसे दौर में जो सबसे पहले लावा निकला उसका, उस टाइम की रॉक्स का नाम रखा है, बहुत पुरानी रॉक्स है, बहुत पुरानी, उसका नाम रख दिया आर्कियन। आर्कियन शब्द एक इंग्लिश का ही शब्द है जिसका मतलब है वेरी ओल्ड, आर्कियन रॉक्स। सबसे पहले ये रॉक बनी। फिर आप समझो कि पानी आ चुका है धरती के ऊपर, समुंदर बन चुके हैं। अगर इस तरह से वॉल्केनो आए हैं तो माउंटेन्स भी बने होंगे, धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक ने भी काम किया होगा और पहाड़ बने होंगे। तो मींस जो फर्स्ट टाइम जब रॉक्स बने होंगे तो इग्नियस रॉक रहे होंगे, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, थोड़े बहुत सेडिमेंट्री रॉक्स बने होंगे क्योंकि आपके माउंटेन्स बिल्ड हुए होंगे। तो इस तरह से रिवर्स ने भी जन्म ले लिया। तो आप देखोगे इस तरह से जो है रॉक सिस्टम डेवलप हो रहा था।
तो जो फर्स्ट रॉक सिस्टम है, जब इग्नियस रॉक बने थे, जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, उस टाइम रॉक के अंदर तो कोई लाइफ नहीं थी, क्योंकि धरती पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ऐसे प्राचीन रॉक को बोला जाएगा आर्कियन रॉक। के ऊपर बाद में फिर से रॉक मेकिंग होगी, नदियां चलेंगी, रॉक को डेन्यूट करेंगी, फिर कहीं सेडिमेंट को डिपॉजिट करेंगी। इसी रॉक सिस्टम के ऊपर एक नया रॉक डेवलप होगा जो इसी के कण, इसी के अवशेषों से बना होगा। तो एक रॉक के ऊपर दूसरी रॉक। अब कभी क्या हुआ, फिर से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तीसरी लेयर बन गई। तो अगर हिंदुस्तान की शक्ल को देखा जाए या दुनिया में किसी भी कॉन्टिनेंट को स्टडी किया जाए, तो अगर उसको वर्टिकली देखोगे, कॉन्टिनेंट के अंदर घुसोगे, तो आप देखोगे अगर उसके क्रस्ट को स्टडी करोगे तो एक रॉक के ऊपर दूसरी रॉक, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, लेयर ही लेयर है रॉक्स की। तो इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कि हिंदुस्तान को अगर वर्टिकली नीचे घुस के देखोगे, जमीन खोद के देखोगे, तो क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी रॉक टाइप है, नीचे कौन सी रॉक है, उसके ऊपर कौन सी रॉक है। तो ऐसे सीरीज ऑफ रॉक्स आर देयर। तो स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि विच पार्ट इज गोइंग टू बी द स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया, कितना डेप्थ है, कहीं वहां कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कहीं टकराव तो नहीं हो रहा। जैसे हमने जियोमॉर्फोलॉजी या जियोलॉजी की नॉलेज के बेसिस पे ही तो बोला कि हिमाचल और हिमालयन बेल्ट्स आर प्रोन टू अर्थक्वेक बिकॉज दीज एरियाज या दीज सेडिमेंट्री माउंटेन ऑफ हिमालयाज आर ऑन द जंक्शन ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज वेयर टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो हमने जियोलॉजी की दृष्टिकोण से ही तो देखा, तो तब हमें पता चला विच पार्ट इज गोइंग टू स्टेबल। तो स्ट्रक्चर पढ़ना क्यों जरूरी है, आपको रॉक की कॉम्पोजिशन पता चलेगी, आपको वहां की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलेगा, वहां की कितना स्टेबल है, कितना टेक्टोनिक एक्टिविटी है, स्टेबिलिटी के बारे में पता चलना क्यों जरूरी है। We have created Bhakra Nangal Dam, we have created Pong Dam, Kangra Wala, we have created Tehri Dam, we have created series of dam in the seismic zone of Himalayas, which is not very recommended things. Although according to the geographers and geological, they said that these dams could stand a earthquake of maximum 9 to 10 Richter scale, which is a very high इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अगर हम इतने हाई मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को झेल लेंगे, तो उन्होंने कहा हमने जबरदस्त डैम बनाए, बट व्हाट डैम गेट फेल्ड, कि एक बड़ा अर्थक्वेक आया और भाखरा नंगल डैम फेल हो गया, टूट गया और सारा पानी दिल्ली चंडीगढ़ तक पहुंचेगा। तो दिस वुड बी द लेवल ऑफ डिवास्टेशन बाय द वाटर ऑफ दीज डैम्स। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्यों गलती करी, क्योंकि हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को नहीं स्टडी किया था। नाउ व्हाट इंडिया हैव रियलाइज्ड, इफ यू हैव ऑब्जर्व द पैटर्न, majority of our nuclear reactors which are generating electricity are lying in the peninsular part of India or in the certain area of North India, जैसे यूपी नरोरा के अंदर है, राजस्थान के पास में रावत भाटा, इन कोटा के अंदर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियर प्लांट्स क्यों लगाए हैं, बिकॉज पेनिनसुलर इंडिया इज द relatively stable part of India, the chances of earthquake and volcano are minimum here। तो वी कुड नॉट विथस्टैंड कि यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा और आपका न्यूक्लियर रिएक्टर ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एमिशन पूरे एरिया में हो सकता है। जो हमें देखने को मिला जापान के अंदर, जापान ने न्यूक्लियर फैसिलिटी क्रिएट करी, बट वी अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ जापान कि जापान इज प्रोन टू अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड सुनामी। एंड इन 2014 देयर वाज अ सिटी ऑफ जापान नेम्ड एज सेंडाई, आफ्टर विच वी हैव नेम्ड द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। वहां पे हमने सीखा यार, न्यूक्लियर फैसिलिटी अगर हमारी फेल होती है तो इट इज गोइंग टू क्रिएट डिवास्टेशन। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने न्यूक्लियर प्लांट्स को रिलेटिवली स्टेबल पार्ट में किया। कहां से पता चला, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया से। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया से आपको पता चला कि कौन से पार्ट में किस प्रकार के फैसिलिटी हमें देनी है। वी आर हैविंग दी फ्लोटिंग पेट्रोलियम रिजर्व। पेट्रोलियम रिजर्व का मतलब क्या है कि हर कंट्री को पता है कि पेट्रोलियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनर्जी। वी आर इंपोर्टिंग पेट्रोलियम अ लॉट, लेकिन आप देखोगे कि पेट्रोलियम आ रहा है और हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन, रिटेल कंजप्शन हम गाड़ियों बाइकों में भरवा रहे हैं। व्हाट इफ ईरान ने, जैसे ईरान के साथ तो अभी ट्रेड नहीं है, व्हाट इफ सऊदी अरेबिया हैज डिनाइड पेट्रोलियम टू अस, व्हाट इफ वेनेजुएला मना कर देता है, यूएई मना कर देता है, कुवैत मना कर देता है, इराक मना कर देता है, हिंदुस्तान के पास पेट्रोलियम नहीं रहेगा। एंड इफ वी हैड अ वॉर लाइक कंडीशन विद चाइना वेयर पेट्रोलियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिलिट्री के जितने व्हीकल चलेंगे, जितने इक्विपमेंट चलेंगे, वहां पे पेट्रोलियम की डिमांड है। तो अगर अचानक से हमारी पेट्रोलियम की लाइंस को कट किया जाता है तो कंट्री विल स्टैंड स्टिल, हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज।
तो वी नीड पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो हमने क्या किया, पेट्रोलियम खरीदा और उनके रिजर्व्स को बना के रखा। लेकिन कहां पे रखा, इन द सदर्न इंडिया ऑफ इंडिया, बिकॉज सदर्न इंडिया इज द रिलेटिवली स्टेबल पार्ट। वहां पे पेट्रोलियम को लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करना सेफ है एज कंपेयर टू दोज एरियाज लाइक हिमालयाज जो सेफ नहीं है, बिकॉज दीज आर लाइंग ऑन दी प्लेट जंक्शन। कहां से पता लगा, जियोलॉजी से पता लगा। तो आफ्टर वी केम टू नो द स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, उससे क्या होगा कि हमें यह पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को, इस पर्टिकुलर पीस ऑफ एरिया को किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दिस इज द थिंग। तो हमें रॉक कॉम्पोजिशन से, उसकी स्टेबिलिटी से ये पता चलता है। रॉक कॉम्पोजिशन से हमें पता चलता है इसके अंदर किस प्रकार के मिनरल्स मिलने वाले हैं। जैसे मैंने बोला, जितना पुराना रॉक सिस्टम है, जितना एंशिएंट रॉक सिस्टम है, जितना ओल्ड रॉक सिस्टम है, उसमें उतने ज्यादा मिनरल्स मिलने की संभावना है। मिनरल्स भी कौन से, मेटल्स को बनने में टाइम लगता है। मेटल्स ठोस होते हैं ना, हार्ड होते हैं, तो दे आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन देयर फॉर्मेशन। तो जितना पुराना रॉक होगा उतने ज्यादा उसमें मेटल्स होने की संभावना है। मेटल्स कौन से, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, दीज काइंड ऑफ प्रीशियस एंड द इंपॉर्टेंट मेटल्स फॉर द इकोनॉमी, दे विल बी फाउंड इन द ओल्ड रॉक्स। तो हमें रॉक सिस्टम पता होगा, उसकी उम्र पता होगी, हमें पता चलेगा कि इसकी मिनरल इंपॉर्टेंस क्या है। बट द प्रॉब्लम इज दैट आर्कियन रॉक्स इज डिवॉइड ऑफ मिनरल। वेरी फ्यू एरियाज मिनरल्स हैज बीन फाउंड बिकॉज आर्कियन रॉक्स दब गई हैं। ये इतनी पुरानी है, कितने करोड़ों साल पुरानी रॉक है, इनके ऊपर तो नई रॉक, फिर एक और परत, एक और परत। वी कुड सी सीरीज ऑफ स्ट्रेटा हैज बीन आइडेंटिफाइड ओवर दीज रॉक्स। तो these rocks are deep buried inside the earth. We could not explore minerals out of them because they are lying at a very depth. They are lying at a great depth. तो दिस इज द केस। तो हमें देखना है कौन सी रॉक में क्या मिनरल्स मिलेगा। तो इसलिए रॉक टाइप पढ़ना जरूरी है। फ्रॉम देयर वी गेट एन आइडिया कि ये मिनरल्स इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, हिमालयाज आर द सेकंड लास्ट फीचर व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड ओवर द इंडिया। Last feature are the Great Plains of India. Since these two systems, the Himalayan system, which are many a times called as tertiary system, and the Great Plains of India, इन दोनों को एंशिएंट सिस्टम, ये रीसेंट सिस्टम बोला जाता है रॉक की नजर में। तो क्योंकि ये रॉक अभी बनी है, आज बनी है, ताजी बनी है, these rocks are devoid of minerals because they have been formed recently. तो व्हाट डज इट मीन्स कि हमें हिमालयाज की उम्र से पता चला इसके अंदर मिनरल्स नहीं होंगे। वी नो मेजॉरिटी ऑफ आवर मिनरल्स आर लाइंग इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज वी हैव स्टडीड द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। फ्रॉम देयर वी हैव कंक्लूडेड कि कहां पे हमें मिनरल्स मिल रहे हैं। क्लियर? इसलिए रॉक सिस्टम पढ़ना जरूरी है। यू विल गेट टू नो कहां पे किस प्रकार का मिनरल भी मिलेगा, कौन से टाइप का मिलेगा। Why Rajasthan is having mineral of two category? It is having mineral of metal like copper, like iron. In many areas reserves of uranium are also being found because rocks are very old there. But somewhere near the Aravallis we could see fold mountains. Aravallis are the fold mountains. So we are getting different kind of, we are getting granite, we are getting sandstone. These are minerals are also being found there. तो क्यों पता चला? क्योंकि हमें उसका रॉक टाइप पता चला। Entire northeast of India, which is having the Great Plains, which are the extension of Great Plains of India, like Assam, Tripura, these are the plains areas. Since these are the new areas where rock has been formed recently. Otherwise, in the northeastern part of India, where we are having Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur, these are the hilly tracts or the extension of Himalayas, Purvanchal. Since these are of recent origin, they will also be devoid of minerals. तो means Assam will be devoid of mineral, Tripura will be devoid of mineral, Arunachal, Nagaland, Manipur, Mizoram, all these states are devoid of mineral. Except Meghalaya, complete northeast is devoid of mineral. Meghalaya because it is having the influences of Archean rock. Archean के समय में बना है, पुराना है, मेटल्स मिलते हैं दबा के मेघालय के अंदर। तो क्यों पता चला? क्योंकि हमने रॉक टाइप को लिखा। तो हमें रॉक टाइप से ही पता चलेगा कि मिनरल्स कैसा मिलेगा, कहां मिलेगा, किस प्रकार का मिलेगा। तो रॉक टाइप इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि टाइपोलॉजी ऑफ मिनरल, राइट। रॉक टाइप आपको बताएगा, स्ट्रक्चर ही तो बताएगा कि सॉइल कैसी होगी, क्या उसकी प्रॉपर्टी होंगी, क्या उसका न्यूट्रिशन होगा, क्या उसका टेक्सचर होगा। टेक्सचर मींस उसका कण बड़ा होगा कि छोटा होगा। द ग्रेन पार्टिकल विल बी बिग और स्मॉल। तो इट इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय द रॉक। उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है, कौन सा मिनरल है या नहीं है, रॉक टाइप इज गोइंग टू डिटरमाइन। फॉर एग्जांपल,
since the Archean rock are very old rock in peninsular part of India, 2/3 rocks are of Archean era। इतनी पुरानी रॉक्स हैं जो कि पुरानी है, डेन्यूड हो गई हैं, पूरी तरह से घिस गई है, मिनरल्स खत्म हो गए, इतनी पुरानी है। नाउ दे आर एग्जिबिटिंग रेड कलर। तो जो रेड सॉइल ऑफ इंडिया है दैट हैज बीन फॉर्म्ड ओवर द आर्कियन रॉक्स। तो ये जो रेड सॉइल है, सिंस इट इज अ ओल्ड सॉइल, इट इज अ डेन्यूडेट सॉइल, इसको बोला गया हमारी जो पेपर 1 की दृष्टिकोण में अल्टीसोल, बिल्कुल अल्टीमेट स्टेज में है, बर्बाद हो गई हैं। तो दीज सॉइल्स आर नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। इफ वी वांट टू डू एग्रीकल्चर ओवर दीज सॉइल्स, दे आर सपोज्ड टू बी ट्रीटेड वेल विद द फर्टिलाइजर्स। तो दीज सॉइल्स डिमांड फर्टिलाइजर। There are two soils of India which are very fertile. One is the alluvial soil of Great Plains of India. Since I have quoted you, Great Plains of India are the last feature which has been formed over India. These are the freshly formed soil. Freshly formed soil will always have a high nutritional value. So these soil are having a very high nutritional value. That's why we could see from the rock type, from the rock age, we have concluded this soil is going to be very, very fit for our agriculture. Similarly, the Deccan Plateau, जो अभी previous year question दिया, the black soil of Deccan Plateau is of having high nutritional value because it has been recently formed. It is a volcanic soil, black in color. तो सब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इट इज अ क्ले सॉइल, इट इज अ न्यूट्रिशियस सॉइल। तो जो सारी प्रॉपर्टीज है, दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक टाइप। तो इसलिए स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर से आपको एग्रीकल्चर की वैल्यू पता चलेगी। एग्रीकल्चर अच्छा होगा, व्हाई द पंजाब एंड हरियाणा एंड द वेस्टर्न यूपी इज द प्रॉस्परस बेल्ट ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ द रिच सॉइल। तो फ्रॉम द रॉक टाइप, दीज आर द रिच सॉइल, फ्रॉम द रॉक टाइप यू विल कंक्लूड कि अगर इग्नियस रॉक होगा तो उसके अंदर पानी नहीं जा पाएगा, तो जो भी रेन वाटर होगा वो कभी भी इग्नियस रॉक के अंदर स्टोर नहीं होगा। रेन वाटर विल बी स्टोर्ड beneath the sedimentary rock only. In the Great Plains of India we could see there are sedimentary rocks, और जो इतनी भी रिवर्स हैं, बारिशें हैं, वो सब स्टोर होके एक्विफर्स, ग्राउंड वाटर के फॉर्मेट में स्टोर्ड हैं। इसलिए दी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर द प्रॉस्परस बेल्ट बिकॉज ऑफ देयर रॉक टाइप। यहाँ की सॉइल फर्टिलाइजर है, पानी पर्याप्त है, जमीन के नीचे भी पानी रखा हुआ है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए वही चाहिए था, पानी और अच्छी सॉइल। तो ये रीजंस में आप देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन इट्स लेटर इन स्पिरिट। क्लियर? तो रॉक टाइप से आपको पता चलेगा कि प्रॉस्पेरिटी कैसे है। अगर आपको रॉक टाइप पता है, आपको मिनरल्स हैं, तो आपको पता चलेगा जहां मिनरल्स है वहां इंडस्ट्रीज हैं, प्रॉस्पेरिटी। तो रॉक टाइप से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता लगा सकते हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द रॉक टाइप, इसलिए स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है, राइट? तो ये जो सारी मैंने बातें बताई हैं, ये आपने फ्लो चार्ट बनाना है। बातें क्यों बताई हैं? जब आप अपने आंसर को फ्रेम करोगे, अपने टेक्स्ट को पढ़ोगे, आप आरसी तिवारी पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तो बैक ऑफ योर माइंड यू शुड नो कि व्हाई यू आर स्टडीइंग दीज थिंग्स। योर आंसर विल कैरी दीज पॉइंट्स। तो दिस काइंड ऑफ नॉलेज विच इज हैविंग 360 डायमेंशन विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स एज वेल, राइट? तो आपको ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करवानी है कि कैसे रॉक टाइप से सॉइल सिस्टम, कैसे रॉक टाइप से एग्रीकल्चर, कैसे रॉक टाइप से मिनरल्स डिराइव हो रहे हैं। आपकी टोपोग्राफी किस तरह का, आपके टोपोग्राफी होगी, प्लेन्स होंगे, कैसे पता चलेगा? स्ट्रक्चर से पता चलेगा। स्ट्रक्चर से पता चलेगा तो यू नो कि यूपी, महाराष्ट्र, उत्तर पंजाब, हरियाणा आर हैविंग प्लेन टोपोग्राफी विच आर वेरी वेरी फिट फॉर जनरेटिंग, फॉर क्रिएटिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। जो प्लेन इलाके होंगे वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करना आसान होता है। तो वहां पे रोड नेटवर्क अच्छा होगा, रोड अच्छा होगा तो मैंने जीएस में बताया जितना अच्छा रोड होगा उतनी कनेक्टिविटी होगी, उतना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा। तो योर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज विल फ्लरिश, मींस प्लेन टोपोग्राफी इज आर प्लेन, द एरियाज हैविंग द प्लेन टोपोग्राफी आर हैविंग एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एज। हम देखते हैं ना हिमाचल पिछड़ गया, क्यों? क्योंकि हिमाचल में हिली एरिया है, हिली एरिया में ना तो मिनरल्स हैं, तो हिमालयाज ना मिनरल्स हैं ना उसका जो है, आप देखोगे टोपोग्राफी वाइज वहां पे सॉइल जो है वो लगातार नीचे की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से सॉइल कलेक्ट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर भी बहुत सरप्लस नहीं है। मोर ओवर क्योंकि प्लेन टोपोग्राफी नहीं है तो वहां पे आप एग्रीकल्चर नहीं डेवलप कर पा रहे, क्योंकि वहां पे आप वाटर सिस्टम, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं दे पाओगे, वहां पे ट्यूबवेल नहीं खोद पाओगे, वहां पे कैनाल्स नहीं बना पाओगे। क्यों?
क्योंकि टोपोग्राफी इज हिली, तो इन हिली टोपोग्राफी द एग्रीकल्चर हैज बीन रिस्ट्रेन्ड, इन हिली टोपोग्राफी द इंडस्ट्री बिकॉज इट्स अ हिली टोपोग्राफी, सेकेंडली इट इज द मिनरल डिवॉइड बेल्ट, तो यू कुड सी कि ना तो रिसोर्स है ना इंडस्ट्रीज डेवलप हो पा रही। सर्टेन इंडस्ट्रीज हैज बीन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ बिलासपुर, सर्टेन इंडस्ट्रीज हैज बीन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ बद्दी और इन द पोंटा साइड सिरमौर रीजन, क्योंकि वहां पे लाइमस्टोन, हिमालयस आर नोन फॉर लाइमस्टोन, तो सीमेंट इंडस्ट्री इज थ्राइविंग। Otherwise, because since these areas are devoid of resources, so devoid of industry, these are the hilly areas. That's why we could see कि यहाँ पे जो है agriculture भी करना कठिन है. That's why the region has not progressed economically well because of these two factors. तो कहां से आए? आपकी ज्योग्राफी से, आपके रॉक टाइप से। तो हमें समझना पड़ेगा ज्योग्राफी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ रीजन। क्लियर? इसलिए हमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और रॉक टाइप पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। क्लियर? अब देखो स्ट्रक्चर को, चलो अभी इसी स्ट्रक्चर में देखो, हिंदुस्तान में जो रॉक्स बनी हैं वो 4 अलग अलग उम्र में बनी हैं, और ये क्लासिफिकेशन देखो किसने नहीं लिखा, इसलिए आरसी तिवारी, ये क्लासिफिकेशन टी हॉलैंड नाम के एक ज्योग्राफर रहे थे, सर भी लगाया जाता है इनके आगे, टी हॉलैंड ने ये क्लासिफिकेशन दी है। तो ऑल्दो हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल जीएस में भी पढ़ा है, और मैंने आपको बोला एनसीईआरटी में भी पढ़ी, ऑप्शनल में जियोमॉर्फोलॉजी में भी पढ़ी है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? अलग अलग समय में धरती के ऊपर क्या हुआ था, वो आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में जब हम, हिंदुस्तान का एक टाइप है जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, हिंदुस्तान में अलग अलग समय में क्या क्या गतिविधि हुई उसका ये चार्ट है। तो इस चार्ट में वो वाले शब्द है ही नहीं जो हमने पढ़े। क्यों नहीं है? तो आप देखोगे क्योंकि टी हॉलैंड ने हिंदुस्तान की कंडीशन के हिसाब से यहाँ के लोकलाइज्ड नेम दिए। नेम देखो कितने खूबसूरत है। उन्होंने सबसे पहले रॉक बनी उसका नाम रखा आर्कियन रॉक। आर्कियन मैंने बोला अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है ओल्ड, पुराना। उन्होंने कहा जो पुरानी रॉक है उसके बाद जो रॉक बनी उसका नाम रखा पुराण। जो हिंदी वाला शब्द है ना पुराण, उसके नाम पे, ये पुराना नहीं है, ये पुराण है हिंदी में। पुराण क्यों? क्योंकि पुराण बहुत पहले लिखे गए। अगर आप इंडियन कल्चर, जब आप एंशिएंट मेडाइवल आप पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एंशिएंट टाइम पे आपके पुराण लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, तो पुराण आर दी ओल्ड सिस्टम ऑफ इंडिया, दी ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ इंडिया। तो पुराना रॉक सिस्टम, कि पुराने हैं बहुत, पुराना रॉक सिस्टम, वहां से नाम लिया। फिर उन्होंने कहा इंडिया का जो है साउथ इंडिया का कल्चर एनरिच कल्चर है, वो आर्यन से पहले बना था साउथ इंडिया, क्योंकि द्रविडियन लोग थे वो जैसे ही आर्यन, एक थ्योरी कहती है कि आर्यन हैज बीन हैव कम टू इंडिया from outside. So when they came to India from outside, the Dravidian, which were otherwise living in the north part of India, they have been pushed deep into the south. तो द्रविडियन रॉक सिस्टम पुराना कल्चर है, द्रविडियन नॉर्थ की कल्चर से द्रविडियन रॉक सिस्टम नाम दिया। क्यों? पुराण इससे पहले, पुराण के बाद द्रविड़, उसके बाद उन्होंने कहा सबसे लास्ट में है आर्यंस, तो नंबर 4 में आर्यन रॉक सिस्टम। तो क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया हिंदुस्तान के नाम के अकॉर्डिंग, जो हमारी सभ्यता के नाम थे उसी के नाम पे इन्होंने रॉक के नाम रख दिए। ऑल्दो रिलेशन नहीं है, ये रॉक बहुत पहले बना है, सभ्यता बाद में आई है, लेकिन जस्ट जो सभ्यता की क्रोनोलॉजी है वो इन्होंने रॉक की क्रोनोलॉजी को दिया। जैसे डेविस शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? यंग रॉक्स है ना, यंग माउंटेन, मैच्योर माउंटेन, सिनाइल माउंटेन। तो उन्होंने आदमी की उम्र के साथ जो है रॉक सिस्टम, माउंटेन सिस्टम, रिलीफ के नाम को रखा। ऐसे ही इन्होंने हिंदुस्तान की सभ्यता के नाम पे रॉक सिस्टम को रखा, आर्कियन रॉक। ठीक है, आपको इनकी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। अगर प्रीलिम्स का लेवल बढ़ा तो वहां भी आ जाएगा, अदरवाइज आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग है, जीएस में ये नहीं आएगा, ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए। सबसे पहले आर्कियन रॉक बनी, आर्कियन रॉक नीचे दब गई, उसके ऊपर नई रॉक बनी, उसके ऊपर एक और लेयर बनी, तो लेयर वाइज लेयर हैज बीन फ्रोजन, हैज बीन क्रिएटेड ओवर द इंडिया। ठीक है, डेक्कन, जैसे यहाँ पे देखोगे आप, डेक्कन सिस्टम बना। डेक्कन सिस्टम में क्या हुआ कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू बना, लेकिन उसके नीचे तो पहले से रॉक थी, तो डेक्कन प्लेट्यू पुरानी रॉक के ऊपर बन गया। तो लेयर वाइज लेयर रॉक्स अरेंज है हिंदुस्तान में। तो ये लेयरिंग के अकॉर्डिंग है, इसको खोदोगे ये निकलेगी, इसको खोदोगे ये निकलेगी, इसको खोदोगे ये निकलेगी। तो दिस इज हाउ द रॉक्स हैज बीन अरेंज्ड ओवर इंडिया। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में जानते हैं। जब आर्कियन रॉक सिस्टम है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक का नाम सिंपल आर्कियन रॉक सिस्टम है, आर्कियन ही रख दिया उसका नाम,
जैसे मान लो हमीरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर की जो डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल है, ये जो मेन उसके अंदर सिटी है वो हमीरपुर सिटी है, बाकी की तहसील अलग है। ऐसे ही आर्कियन रॉक सिस्टम में जो पहला रॉक सबसे पहले बना उसको बोला आर्कियन नीज एंड शिस्ट। पढ़े हुए ये शब्द हमने पहले भी, नीज एंड शिस्ट, जी से, नीज एंड शिस्ट। शिस्ट जो है शेल से शिस्ट बन जाएगा, नीज जो है ग्रेनाइट से बन जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे ये मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक क्यों बने? अब मैंने बताया कि रॉक के ऊपर रॉक, रॉक के ऊपर रॉक, ये इतना नीचे दब गए हैं, ये इतनी पुरानी है। अंडर, मेटामॉर्फ कब होता है? अंडर द इंटेंस हीट एंड प्रेशर द रॉक्स विल ट्रांसफॉर्म। तो हीट और प्रेशर की वजह से रॉक बदल गई है। तो जितनी भी पुरानी रॉक होंगी वो सब मेटामॉर्फिक रॉक है, राइट। तो आर्कियन रॉक सिस्टम क्या है? सबसे पुराना रॉक सिस्टम। धरती पे जब वॉल्केनिक इरप्शन हुए, इग्नियस रॉक बाहर निकली, वो आर्कियन रॉक है। लेकिन वो इतनी पुरानी है, वो इग्नियस नहीं रही, वो मेटामॉर्फ हो गई है, पुरानी हो गई। ऐसी रॉक के अंदर भर भर के मिनरल्स होंगे। क्यों? जितना रॉक पुराना होगा, जितना दबेगा, उसमें उतने मिनरल्स बनने की संभावना ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत नीचे दब गई है। क्योंकि नीचे दब गई है, उससे कौन मिनरल 10-20 किलोमीटर से खोद के लाएगा? उसकी तो इकोनॉमिक वैल्यू उतनी है ही नहीं कि इतनी मेहनत जितनी खुदाई में लगेगी उतने का मिनरल कभी नहीं होगा। तो ये बहुत डीपली बरीड रॉक है। लेकिन दूसरी बात, कुछ जगहों पे ये आपको मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि धरती के ऊपर इरोजन भी हो रहा है, हमने जियोमॉर्फ पढ़ ली, तो इरोजन हो रहा है, डेन्यूडेशन हो रहा है, तो कवरिंग हटती जा रही है, कवरिंग हट रही है। जैसे हिमालयाज है, हिमालयस के रिवर्स तोड़ रही है ना हिमालयस को, और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में। तो वहां पे क्या हो रहा है कि उनकी हिमालयस की कवरिंग हट रही है, नीचे वाली रॉक्स जो हैं वो एक्सपोज हो रही हैं। तो सिमिलरली आर्कियन रॉक के ऊपर जो रॉक जमी थी, धीरे धीरे कुछ जगहों पर जहां पे उनमें इरोजन ज्यादा हुआ, वहां पे ये रॉक एक्सपोज हो गई है। एक्सपोज हो गई तो इसके मिनरल्स बाहर निकल आए, राइट। जैसे साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया समझते हो? साउथ इंडिया के अंदर दिस इज द पेनिनसुलर इंडिया। इस पेनिनसुलर इंडिया में देखो 2/3 रॉक्स आर ऑफ आर्कियन ओरिजिन, 2/3 आर्कियन रॉक्स हैं साउथ इंडिया के अंदर। तो सबसे बड़े रॉक सिस्टम है साउथ इंडिया का आर्कियन रॉक सिस्टम। अब देखो आर्कियन पुरानी रॉक है, नीज और शिस्ट से बनी हुई है। इन दोनों के अंदर आयरन बहुत था, नीज और शिस्ट में। मेटामॉर्फिक है, नीज और शिस्ट में आयरन बहुत था। आयरन में जब ऑक्सीडेशन होगी, जब रस्टिंग होगी, लाल या ब्राउन कलर का होगा। तो ऐसी सॉइल कौन से कलर की होंगी? रेड सॉइल। तो साउथ इंडिया में जो भी रेड सॉइल मिल रही है वो सारी आर्कियन रॉक सिस्टम की है। तो सॉइल हमने शांत पढ़ना है, क्योंकि ये इतना पुराना सिस्टम है, इतने टाइम से रॉक डेन्यूड हो रही है, तो सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे, न्यूट्रिशन सारा खत्म हो गया। तो रेड सॉइल आर हैविंग लो न्यूट्रिशनल वैल्यू, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग लो फर्टिलिटी वैल्यू। तो इफ वी वांट टू डू एग्रीकल्चर इन दिस साउथ इंडिया वेयर सॉइल इज रेड, तो वी आर सपोज टू ट्रीट द सॉइल वेल विद द फर्टिलाइजर। खूब उसके अंदर जो है फर्टिलाइजर डालो ताकि उसकी फर्टिलिटी रिवाइव हो जाए। दिस इज द थिंग। तो आर्कियन रॉक सिस्टम के आप देखोगे बेनिफिट। अब जहां जहां पे at some places these rocks has been exposed, where they have been exposed we could see red soil, somewhere minerals are there, क्योंकि मैंने बताया पुरानी रॉक है, मिनरल्स होंगे। these rocks are exposed in the कर्नाटका। आपने जीएस में पढ़ा है कर्नाटका इज नोन फॉर इट्स ग्रेट क्वालिटी आयरन ओर। आयरन ओर की 4 ग्रेडिंग है, जब हम मिनरल्स पढ़ेंगे 4 ग्रेडिंग है। मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर, हर्मेटाइट सेकंड बेस्ट, लेमोनाइट। तो ये जो फर्स्ट 2 हैं, द मैग्नेटाइट ऑफ आयरन ओर विच इज फाउंड इन कर्नाटका, इट इज ऑफ अ सुप्रीम क्वालिटी आयरन ओर, इट इज द पार्ट ऑफ आर्कियन सिस्टम। कुदेरमुख माइंस याद करो, बाबा बुदान हिल्स, मुलानगिरी, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट, चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट, ये सब पढ़ने हैं। अब आपने जीएस एनसीईआरटी में तक दे रखे, आप तो ऑप्शनल वाले बच्चे हो, आपको सब पता होना चाहिए। अब दूसरा आर्कियन रॉक एक्सपोज कहां पर है? छत्तीसगढ़ के लोअर पार्ट, बस्तार प्लेट्यू, नेक्सलाइट बेल्ट, बस्तार प्लेट्यू, वहां पे ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर रखा हुआ है। क्यों? आर्कियन सिस्टम का है। अब वहां पे वो आयरन ओर एक्सपोज हो गया, कंपनीज शिफ्ट कर गई उनको निकालने के लिए, नेक्सलाइट नाराज हो गए। नेक्सलाइट तो आज बने, पहले तो ट्राइबल से बेचारे। तो आपने उनको डिसलोकेट किया, हटाया, मिनरल्स को निकाला, इंडस्ट्री लगाई, उनको नौकरियां नहीं दी, हटाने पे उनको मुआवजा नहीं मिला एग्रीकल्चर का। नाउ दे हैव रेज्ड द आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
नक्सलिज्म। तो आप देखो किस तरह से जो है मिनरल्स का कोरिलेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। तो मींस दो जो बेस्ट क्वालिटी के आयरन ओर हैं यहां पे मिल रहे हैं आपको, आर्कियन रॉक सिस्टम, क्लियर। और छत्तीसगढ़ की उसी माइन से आयरन ओर को स्लरी बना के, क्योंकि आयरन कैसे मिलता है, लोहा रखा हुआ थोड़ी मिलेगा, वो मिक्स होगा मिट्टी के साथ, मिट्टी हटानी पड़ेगी, प्रोसेसेस चलाने पड़ेंगे, आयरन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उस मिट्टी को पानी मिक्स करके स्लरी, पाइपलाइन में स्लरी की फॉर्मेट में विशाखापट्टनम भेज दिया जाता है, वहां से फिर उसको जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि जापान जो है आयरन एंड स्टील का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है, आयरन ओर का इंपोर्टर है, क्योंकि जापान में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। क्यों? क्योंकि जापान की गाड़ियां पूरी दुनिया में बिक रही है, होंडा, टोयोटा, जापानीज गाड़ियां। तो जापान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, ऑटोमोबाइल्स हैं, मिसाइल्स के लॉन्चिंग, सैटेलाइट के लॉन्चिंग, रॉकेट्स बना रहे हैं वो लोग, मित्सुबिशी हैवी व्हीकल बना रही हैं लोग। तो इनकी आयरन एंड स्टील की डिमांड है, आयरन स्टील की डिमांड को पूरा किया जाता है आयरन ओर को इंपोर्ट करके। कहां से ला रहे हैं? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहां से जापान जो है इंपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे आर्कियन रॉक सिस्टम। अब यही आर्कियन रॉक सिस्टम को कई बार बोला जाता है दीज आर दी बेसमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया। बेसमेंट कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि हिंदुस्तान की नींव जो है इन आर्कियन रॉक के ऊपर ही रखी गई है, नींव, और उसी के ऊपर रॉक के ऊपर रॉक। तो नींव तो मींस हिमालयास के नीचे भी है ये, बिल्कुल। हिमालयास में कई जगह देखते हो ना लाल रंग की मिट्टी है, पहाड़ों में देखा नहीं आपने हिमाचल में लाल रंग की मिट्टी कहां से आई? वो लाल मिट्टी आई है इसी आर्कियन रॉक सिस्टम से, क्योंकि कहीं कहीं पे इसी रॉक्स को जब हिमालयन प्लेट टकराई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई, तो यही तो प्लेट बेंड हुई और रॉक्स की और फोल्ड पड़ गए। तो यही वो आर्कियन रॉक है जो कई जगह एक्सपोज हो गई है फिर डेन्यूडेशन, क्योंकि नदियां तो तोड़ ही रही है पहाड़ों को, एक्सपोज हो गई है, लाल रंग की मिट्टी है, आर्कियन रॉक सिस्टम। तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रहा हूं, यही आपने लिखने हैं। जो हैवी शब्दावली है वो आरसी तिवारी में से मिल जाएगी। मैं आपका एक फ्रेमवर्क बना रहा हूं दिमाग में, ताकि आपको क्रोनोलॉजिकली उसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, उसकी हिस्ट्री सारी ट्रेस हो जाए। अब ऐसी रॉक बहुत पहले बन चुकी है। अब जब धरती पे रॉक बनी, नदियां भी चल रही थी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आप याद करो जब सबसे पहले वॉल्केनिक इरप्शन हुए, वो वाली रॉक्स हैं ये। उस टाइम पे पानी भी आ गया था, नदियां समुद्र बन चुके हैं, बारिश हुई खूब सारी, मैंने बताया था खूब बारिश हुई तो नदियां चल रही थी, नदियां समुद्रों में पानी को ले जा रही थी। जब नदियां चलेंगी तो रॉक्स को डेन्यूड करेंगी, और इन्हीं रॉक्स को, इन्हीं इग्नियस रॉक्स को तोड़ तोड़ के सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे थे। तो नेक्स्ट जो रॉक बनेगी वो आर्कियन के ही अवशेष के ऊपर बनेगी। जहां जहां आर्कियन टूटा उसके सेडिमेंट डिपॉजिट हुए। नेक्स्ट सिस्टम इज धरवाड़ रॉक सिस्टम। धरवाड़ एक जगह है कर्नाटका के अपर पार्ट में, अपने मैप में देख लेना, धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, अपर पार्ट में है। वहां पे सबसे पहले इनको खुदाई करके निकाला गया, इनकी उम्र को नापा गया, तब जाके हमें रेडियो एक्टिव डेटिंग से पता चला कि इनकी उम्र क्या है। दीज धरवाड़ सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड आउट ऑफ दी आर्कियन रॉक सिस्टम। तो जहां जहां पे आर्कियन मिल रहा है उसी के ऊपर धरवाड़ रखा हुआ मिल जाएगा। अब धरवाड़ आर्कियन के ऊपर रखा है, फायदा क्या हुआ? आर्कियन तक अगर आप नहीं पहुंच पाए तो धरवाड़ तो मिल ही जाएगा आपको। तो धरवाड़ में भी वही मिनरल्स हैं जो आर्कियन में हैं। तो धरवाड़ इज द मोस्ट मिनरल रिच। आर्कियन इज ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ मिनरल्स। धरवाड़ आर्कियन के ऊपर बन गई है बस। आर्कियन रॉक, छोटा नागपुर प्लेटू याद करो, वहां पे झारखंड में, जैसे मैंने बोला ना छत्तीसगढ़ में आर्कियन है, झारखंड में भी है कुछ कुछ जगहों पर, और उन्हीं के ऊपर फिर धरवाड़ बन गया। तो इसलिए छोटा नागपुर प्लेटू पुराना है, मेघालय प्लेटू इन्हीं का हम उम्र का है, आर्कियन और धरवाड़ का। अभी दिखाऊंगा मैप में, इसलिए यहां पे मिनरल्स है। राजस्थान, धरवाड़। अब राजस्थान में, अब ये देखो, ये पुराना मिनरल है, मेटामॉर्फ तो ये भी हो गया होगा रॉक, मेटामॉर्फ। जो मकराना माइंस जहां से निकाल के ताजमहल के लिए मार्बल बना, वो धरवाड़ सिस्टम का है। जो आपके हिमाचल के अंदर घरों के ऊपर स्लेट नहीं है, स्लेट क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है। वो मेटामॉर्फिक रॉक किसकी है? धरवाड़ सिस्टम की है। स्लेट शेल की मेटामॉर्फिक है, शेल की स्लेट तो धरवाड़ सिस्टम की है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं, ये कोट करने पड़ेंगे आपको। धरवाड़ रॉक सिस्टम जो आपकी कर्नाटका की माइंस हैं, कोलार माइंस, चैंपियन सीरीज लिखा होगा, सीरीज मतलब सीरीज में माइंस मिलती है। कोलार माइंस ऑफ साउथ इंडिया, गोल्ड की माइंस हैं, धरवाड़ सिस्टम।
जो आपका बैतुल प्लेट्यू है, विंध्याचल के नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, धरवाड़ सिस्टम क्या है? कॉपर। झारखंड के मिनरल्स क्या है? धरवाड़ सिस्टम। चाहे झारखंड का लोहा है, चाहे झारखंड का मैग्नीज है, चाहे उड़ीसा, धरवाड़ सिस्टम। टालचर सीरीज, चिल्पी सीरीज, ये सब नाम आएंगे आपको बाद में, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फेमिलियर हो जाएं। चिल्पी सीरीज, कॉपर की माइन, सी से कॉपर, सी से चिल्पी। चैंपियन सीरीज कर्नाटका की, गोल्ड के लिए फेमस है, पढ़ोगे सब आप नोट्स में भी। टालचर माइंस, तो ये सब कुछ उड़ीसा का जो लोहा बना, उड़ीसा में भी बहुत लोहा है, छत्तीसगढ़ में बहुत लोहा है, कर्नाटका में बहुत लोहा है, झारखंड में बहुत लोहा है, सब धरवाड़ सिस्टम और आर्कियन सिस्टम, आर्कियन रॉक सिस्टम के अवशेष है। राजस्थान में कॉपर, खेतरी माइंस, धरवाड़ सिस्टम। राजस्थान में लास्ट ईयर आया ना प्रीलिम्स में आपके हिमाचल के, ऑप्शनल वाला बच्चा करके आ गया जो पढ़ के गया था अपने से, किसी को नहीं पता था आयरन ओर होता है राजस्थान में। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि धरवाड़ सिस्टम है, जो इस लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ेगा वही उस आंसर को कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए इंडियन ज्योग्राफी जितना स्ट्रांग होगा आपका, आपको जीएस में भी हेल्प करेगा, राइट। तो आप देखो धरवाड़ सिस्टम। यूरेनियम मिलता है झारखंड में, यूरेनियम मिल रहा है थोड़ा सा आपका राजस्थान में, धरवाड़ सिस्टम। गुजरात रिच इन मिनरल्स, धरवाड़ सिस्टम। तो धरवाड़ सिस्टम, पेनिनसुलर इंडिया, आर्कियन जो है 2/3, इन दोनों को मिला के बोला जाता है 2/3 जो है वो पेनिनसुलर इंडिया आर्कियन है। आर्कियन मींस इन दोनों की बात करो, तो इसलिए पेनिनसुलर इंडिया इज रिच इन मिनरल्स। आर्कियन सिस्टम नॉर्थ इंडिया में नहीं है, हिमालयस में बहुत थोड़ा थोड़ा सा, मैंने बताया ना कहीं कहीं जगहों पे आउटक्रॉप्ड हो गया। दैट्स व्हाई हिमालयस आर डिवॉइड ऑफ मिनरल्स, क्योंकि वो सेडिमेंट्री माउंटेन है, नए बने हुए हैं, नए मिनरल्स, नए रॉक सिस्टम है, वहां पे मिनरल्स की संभावना काफी ज्यादा कम है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्कियन रॉक सिस्टम। इनकी इमेजेस देख लेते हैं, समझ गए मेरी बात। अब यहीं से सॉइल समझो, यहीं से मिनरल्स को समझो। अब देखो, अच्छा अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ रिश्ता। अब देखो आर्कियन रॉक बहुत पुरानी रॉक्स हैं, बहुत पुरानी रॉक्स हैं। ये इतनी पुरानी है उस टाइम पे धरती पे लाइफ जन्म नहीं ले रही थी। मोर ओवर हो सकता है जन्म भी लिया हो, लेकिन ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, इतने हाई टेम्परेचर में लाइफ के जो भी एविडेंसेस है सब खत्म हो गए। तो दीज रॉक्स विल बी कॉल्ड एज, वर्ड देखो ये आपने लिखना पड़ेगा पेपर में, एजोइक, लाइफलेस, डिवॉइड ऑफ लाइफ, एजोइक रॉक्स। सबसे नीचे धरती के हैं ये, अर्थ के नीचे बेसमेंट कॉम्प्लेक्स है हमारे हिंदुस्तान का, आर्कियन रॉक्स। देखो अब ये देखो, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपकी 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में भी दिया है। दिस इज द आर्कियन एरा, उस टाइम की रॉक्स हैं जब धरती पे लाइफ नहीं थी तो एल्गाई की फॉर्मेट में थी, बेसिक थी, उसके ट्रेसेस खत्म हो गए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आर्कियन यहां पे फॉल कर रहा है, राइट। अभी यहीं पे आप देखोगे इसी टाइम पे आपका पेंजिया अभी बहुत दूर है, पेंजिया के बाद ही आपका आर्यन रॉक सिस्टम डेवलप होगा जो नंबर 4 पे। अभी हम यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ये मैं सारी पीपीटी भी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, मैं इनको पीडीएफ बना दूंगा ताकि आपको रेफरेंस के लिए अच्छी इमेजेस मिल जाए, ताकि आपका समझ इजी हो जाए। जब भी आप पढ़ोगे सामने एटलस रख के पढ़ना है। आप आरसी तिवारी पढ़ोगे, साथ में अपनी एटलस खोलोगे, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, इन पीडीएफ को भी रेफर कर सकते हो, इंटरनेट के इमेजेस रेफर कर सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनानी जो मर्जी रेफर करो। क्लियर? ये देखो अभी जो अब लाइफ ओरिजिनेट होगी, पैलियोजोइक, जोइक मींस लाइफ, पैलियो मींस ओल्ड, ओल्ड लाइफ, बेसिक लाइफ कि पहले ऑर्गेनिज्म बेसिक होंगे। ह्यूमन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े एनिमल्स आर दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, बेसिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, हम तो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बेसिक लाइफ। तो अभी ट्रेसेस मिलेंगे हमें बेसिक के भी, राइट। देखो ये भी आएगा सीनाजोइक। सीनाजोइक कैसे याद रखोगे? सीनाजोइक एक एरा है जब आपके सारे हिमालयाज बने हैं इस टाइम पे, आर्यन हिमालयाज रॉक सिस्टम, टर्शियरी रॉक सिस्टम इस टाइम का, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? चलो जी, आर्कियन रॉक देखो, अब जो हम पढ़ रहे थे आर्कियन देखो कहां कहां पे, ये देखो मिनरल बेल्ट है हमारी, कहां है? छत्तीसगढ़ का लोअर पार्ट,
और यहीं से विशाखापट्टनम में देखो ध्यान से, यहीं से विशाखापट्टनम में एक 200 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली है जिससे आयरन स्लरी बोला जाता है, उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है आयरन स्लरी। तो आप देखो ये रहा बाबा बुदान हिल्स, चिकमंगलुरु, तुमकुर, चित्रदुर्गा, ये सब डिस्ट्रिक्ट, रायचूर सब यहीं पर है। ये गोल्ड, यहीं पे गोल्ड है, धरवाड़ इसी के ऊपर बनेगा, यहीं पे आयरन ओर है, ऐसे ही लिख देते हैं। ये देखो बेस्ट आयरन ओर यहाँ पे मिल रहा है, झारखंड वाली बेल्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, देखो यहाँ उड़ीसा की सिटी है, राउरकेला, याद करो आयरन स्टील प्लांट ऑफ राउरकेला, भिलाई पढ़ा है ना जी इसमें, भिलाई सब यहीं पर है, बोकारो, रानीगंज, देखो ये सब यहीं पर है। देखो आर्यन रॉक सिस्टम राजस्थान, आयरन ओर, तो सब आपको यहीं पे मिलने लगेगा। तो आप समझो कि ये अगर आपको पता है तो अगर बहुत टफ क्वेश्चन जीएस के प्रीलिम्स में आ जाए जो और कोई नहीं कर सकता, ऑप्शनल वाला बच्चा कर सकता है। लास्ट ईयर इसका एग्जांपल क्लियर। तो आप देखो हिंदुस्तान में यहीं पे ये मिनरल्स हैं, आर्यन रॉक सिस्टम, और यहीं पे क्या बनेगी बाद में, रेड सॉइल। अब देखो क्या क्या मिनरल्स लिखे उन्होंने कहा, मिनरल वेल्थ मिलेगी यहाँ बहुत जबरदस्त, मिनरल्स लाइक आयरन ओर मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, कॉपर मिलेगा, खेतरी माइन से याद रखो, डोलोमाइट मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, लेड, जिंक, सिल्वर, माइका, सब मिनरल्स मिल रहे हैं। ये रहा माइका वाली बेल्ट, आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, ये देखो आर्यन रॉक सिस्टम। तो रॉक सिस्टम से आप रिसोर्सेज को रिलेट करिए, क्लियर। ये देखिए ये कलर डायग्राम है, कलर डायग्राम दिखा रहा है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन मींस कैम्ब्रियन 570 मिलियन ईयर्स पुराने रॉक्स को बोला जाता है प्री कैम्ब्रियन। तो आर्कियन इज प्री कैम्ब्रियन, इससे पुराना है 700 मिलियन। तब क्या थी, नो लाइफ, लाइफ वाज नॉट देयर। कहां कहां पर है, ये जो व्हाइट कलर्स है देखो, जो व्हाइट कलर की एरियाज आर्कियन रॉक्स, ये व्हाइट एरिया, ये सब व्हाइट एरिया आर्कियन रॉक्स, राइट। आपको इसकी इमेज दिखा दूंगा, अभी हो सकता है रिफ्लेक्शन की वजह से कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे से ना दिख रहे हो। तो आर्कियन रॉक्स, राइट। चलो जी, कमिंग टू दी इन्हीं आर्कियन रॉक्स के ऊपर धरवाड़ रॉक इनके बाद बनी, किसके सेडिमेंट से बनी, आर्कियन रॉक्स के सेडिमेंट से बनी धरवाड़ रॉक, उन्हीं के ऊपर बनी हुई है, देखो वही जगह है इनकी भी, राइट। तो धरवाड़ रॉक्स देखो, देखो देखो, तो दे आर फाउंड ऑन दी सेम प्लेसेस ऑफ आर्कियन रॉक्स। धरवाड़ रॉक आर्कियन के सेडिमेंट से बने, तो यहीं पे गोल्ड आयरन इनमें भी मिलेगा। तो मिनरल के बहुत अच्छी वेल्थ है, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा ना हिमाचल में, तो ये कहाँ क्या मिल रहा है इनमें, स्लेट, यहाँ पे मेटामॉर्फ्ड हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक क्या, मार्बल, स्लेट इज आल्सो मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ शेल से स्लेट बनती है, राइट। मार्बल बने, जो मकराना का मार्बल जो ताजमहल के लिए यूज हुआ है, व्हाइट मार्बल है एकदम, यहाँ का मेटामॉर्फ्ड मार्बल है, ठीक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं सारी, क्लियर। देखो नेक्स्ट सिस्टम देखो, नाउ कमिंग टू दी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, अब हम इस वाले एजोइक में अभी भी ट्रेवल करेंगे। अब सेकंड सिस्टम इज योर कुडप्पा सिस्टम। कुडप्पा पुराना रॉक सिस्टम। पुराना रॉक सिस्टम का क्या मतलब है कि बहुत पहले बनी हुई रॉक हैं, दो प्रकार हैं, जैसे आर्कियन में दो थी ना, एक आर्कियन और एक धरवाड़, यहां पर दो हैं, एक कुडप्पा है, एक विंध्याचल है। कुडप्पा एक सिटी है, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, नदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आप मैप में देखेंगे, पॉलिटिकल मैप में, यू कुड एबल टू आइडेंटिफाई। विंध्याचल आपको पता है, ये वो टाइम फ्रेम है जब विंध्याचल के पहाड़ बने, विंध्याचल माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन, हिंदुस्तान में फोल्ड पड़ने हैं, तो जब विंध्याचल के माउंटेन बनेंगे तो फोल्ड हैं, फोल्ड हैं। तो आपको पता है फोल्ड माउंटेन किसके बनते हैं, सेडिमेंट्री के। सेडिमेंट्री माउंटेन अच्छी बात क्या है कि इनके अंदर मिलेगा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, और विंध्याचल माउंटेन में भर भर के सैंडस्टोन और लाइमस्टोन है। यहीं के लाइमस्टोन की वजह से तो मैंने बताया था आपको, सीमेंट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में है, क्यों, विंध्याचल वहां पर है, सैंडस्टोन लाइमस्टोन। और इसी के अंदर आप देखोगे सैंडस्टोन, यहीं से ही आपका लाल किला, रेड फोर्ट ऑफ आगरा, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, जामा मस्जिद, मौर्यंस ने जो पिलर्स खड़े करवाए हैं यहीं से मंगवाए, मध्य प्रदेश से, राइट। तो सैंडस्टोन कहां से आया, सैंड स्टोन, सैंड कण, जहां पे रिवर का कण बड़ा था वहां सैंडस्टोन बना, जहां बारीक था वहां शेल बनी।
तो दोनों ही सेडिमेंट्री रॉक हैं। डिपेंड क्या कर रहा है, टेक्सचर ऑफ द पार्टिकल। तो दोनों सेडिमेंट्री हैं, एक में पार्टिकल साइज विल बी बिग, सैंडस्टोन विल बी क्रिएटेड, वेयर पार्टिकल साइज विल बी स्मॉल, शेल विल बी क्रिएटेड। इसी शेल के ऊपर स्लेट बन जाएगी कल को, लाइमस्टोन, मार्बल भी यहीं बनेगा। अब यहाँ पे कहीं कहीं पे मेटामॉर्फिज्म हो गया होगा, पुरानी रॉक है, मेटामॉर्फिज्म हो गया होगा, तो यहाँ मार्बल भी मिल जाएगा। तो मार्बल मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा मिलता है। क्लियर, विंध्याचल सिस्टम है, क्योंकि ये धरवाड़ और आर्कियन के बाद बना है। अब हिंदुस्तान शुरू से हिंदुस्तान की शक्ल में नहीं था, टूट टूट के, आपने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा हुआ है, एक हिस्सा टूट के अलग से आगे जुड़ा है, बाद में कोई हिस्सा जुड़ा है। हिंदुस्तान के नीचे भी अभी एक डायग्राम दिखाऊंगा, बहुत सारे क्रैक्स हैं, लेकिन अब वो स्टेबल है, वहां पे कोई गतिविधि नहीं होती। तो जो पहले आर्कियन रॉक्स हैं वो अलग बन के आके जुड़ गई हैं विंध्याचल रॉक्स में। जहां विंध्याचल है वहां पे भी आर्कियन मिल सकती हैं। क्यों? आर्कियन की रिवर्स फ्लो करके विंध्याचल जियोसिंक्लाइन में जाके मलबे को भरा, उसके ऊपर विंध्याचल सिस्टम बना है। तो विंध्याचल के बीच में भी आर्कियन के ट्रेसेस मिल जाएंगे अब आपको। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला, हिमालय जहां पे बने हैं, जहां टेथिस जियोसिंक्लाइन था, वहां चाइना से भी नदियां आ रही थी और यमुना की ट्रिब्यूटरीज भी वहीं जा रही हैं। आज भी देखो शक्ल उनकी, केन, बेटवा, सिंध, वो सारी वहीं पे गिर रही हैं जहां पे टेथिस जियोसिंक्लाइन था। तो मींस टेथिस जियोसिंक्लाइन को भी भरने वाली जो नदियां हैं वो साउथ इंडिया से ही तो आई हैं। इसलिए हिमालयस के बीच में आर्कियन और धरवाड़ रॉक्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो वहीं से निकल कर आए हैं। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से आप चीजों को समझिए। क्लियर? तो पुराना रॉक सिस्टम में दो टाइप है, एक है कुडप्पा, ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, ऐसी रॉक्स बनी कुडप्पा। दीज रॉक्स आर फेमस फॉर जेमस्टोन्स, these rocks are famous for diamonds, precious stones, diamonds मिलेंगे यहाँ पे, गोलकोंडा, पन्ना डायमंड, सब विंध्याचल के हैं। पन्ना डायमंड, गोलकोंडा डायमंड, सब विंध्याचल के पार्ट हैं। तो इस टाइम पे जो रॉक्स बनी हैं उनमें मिलेंगे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डायमंड्स। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। देखो हिंदुस्तान में कहां मिल रही है, ये रही वो जगह है। ये तो अच्छा, ये आर्कियन आ गया, ये सारी जगह आर्कियन। देखो मेघालय की बात करी थी, यहाँ की बात करी थी, ये देखो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन्हीं के ऊपर धरवाड़ बनी है। और देखो कुडप्पा एंड विंध्याचल सिस्टम, ये रही विंध्याचल के पहाड़, ये देखो इन सारी जगह आंध्र प्रदेश, कुडप्पा, ये रहा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बनी है विंध्याचल एंड कुडप्पा के सिस्टम में। यहाँ पे क्या बना? डायमंड्स मिले, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। तो अब सेकंड टाइप के स्टोन मिनरल्स मिल रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान, क्योंकि रॉक सिस्टम वाइज बहुत पुराना है, इट इज रिच इन मिनरल्स, कि इतने सारे अलग अलग प्रकार के हमें आयरन ओर है, गोल्ड भी मिल रहा है, यूरेनियम भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। राइट? सी, ये देखो, अब मैं पेन के कलर चेंज कर करके दिखाता हूं। तो दिस इज द डेक्कन सिस्टम, जो लाल से कर दिया, डेक्कन प्लेट्यू यहां पे बना था। ये देखो साउथ वाला कलर ग्रीन कर देते हैं, दिस इज द आर्कियन सिस्टम, क्योंकि यहां पर भी डेक्कन प्लेट्यू में भी आर्कियन था, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर दब गई है। अब आप देखते हो तो आपको तो डेक्कन प्लेट्यू दिखता है, आर्कियन उसके नीचे दबा हुआ है। जैसे हिमालयाज में कई जगह आप देखोगे आर्कियन सिस्टम है, ये दबा हुआ है, कहीं कहीं जगह पे एक्सपोज्ड हो गया है आर्कियन। देखो यहाँ पे देखो आर्कियन सिस्टम। तो ये अलग अलग सिस्टम जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? देखो कुडप्पा सिस्टम, ये रे कुडप्पा सिस्टम, ये और जगह जहां जिस टाइम पे यहाँ पे रॉक्स बनी कुडप्पा सिस्टम में, ठीक है, सब डायमंड मिलेगा यहाँ पे। देखो विंध्याचल सिस्टम, ये रे विंध्याचल के पहाड़, ये देखो यहाँ पे गोलकोंडा डायमंड, ये भी डायमंड मिला। यहाँ पे देखो पन्ना, यहाँ भी डायमंड मिला। तो सब डायमंड की लोकेशंस है। क्लियर? अब देखो इसी के अंदर आप देखो, ये अरावलीज है जो मैंने ग्रीन से बनाए, और हिमालय, विंध्याचल और अरावलीज के बीच में एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है, याद रखो, इसको बोला जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इन दोनों के बीच में, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में बनी, फॉल्ट पड़ जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बिटवीन विंध्याचल एंड अरावलीज, ये इनको अलग करता है। अब देखो इसमें क्या मिल रहा है विंध्याचल में, रेड सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जिनसे आपके फोर्ट्स बने हैं, रेड फोर्ट, डायमंड्स, ठीक है, ग्लास एंड केमिकल्स,
पन्ना के डायमंड, गोलकोंडा का डायमंड, ये सब यहीं पे मिले। क्लियर? इसलिए इनकी अपनी सिग्निफिकेंस है रॉक सिस्टम। राइट, चलो मूविंग एड विद द नेक्स्ट सिस्टम। अब आता है द्रविड़ा रॉक सिस्टम, द्रविड़ा किंगडम, द्रविड़ा रॉक सिस्टम। द्रविड़ा रॉक सिस्टम हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा नहीं बन पाया था, बहुत ज्यादा रॉक्स द्रविड़े का नहीं है। हाँ, एज वाइज हमें देखना पड़ेगा, फिर भी कुछ रॉक्स बनी हुई हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाइज द्रविड़ीय रॉक सिस्टम देखो, अभी तक हमने ये सारा पढ़ा। अब यहां पे जाके जो है द्रविड़ा रॉक सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है। अभी भी लाइफ एजोइक है, यहां पर भी लाइफ के ट्रेसेस नहीं मिलेंगे, जो थे वो खत्म हो चुके हैं क्योंकि पुराना रॉक सिस्टम है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है द्रविड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा था? आर्यन, धरवाड़, कुडप्पा, पुराना जिसमें पुराना कुडप्पा, विंध्याचल एंड कुडप्पा, ये इंपॉर्टेंट था। नाउ द फोर्थ पार्ट इज द आर्यन रॉक सिस्टम, जो रिसेंट बनी है। ये कब से बननी शुरू हुई? तकरीबन जब पेंजिया एग्जिस्ट करता था। पेंजिया अगर आप देखोगे वर्ल्ड लेवल पे, तो पेंजिया में दो हिस्से थे। जो सदर्न वाला हिस्सा था वो अंटार्कटिका के पास था, साउथ पोल पे था, जहां हमारा हिंदुस्तान रखा हुआ था। साउथ पोल से है ना हमारा हिंदुस्तान। तो उस टाइम पे जब पेंजिया एग्जिस्ट करता था, हमारे हिंदुस्तान पे ग्लेशियर्स जमे हुए थे। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स क्या करते हैं? रॉक्स को डेन्यूट करते हैं और मिट्टी को इकट्ठा करते हैं। वर्ल्ड लेवल पे एक मैं वर्ड बता रहा हूं आपको, कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस वो पीरियड है जब धरती पे बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट थे। इसी पीरियड के कोल से एंथ्रासाइड बना है, एंथ्रासाइड, कार्बोनिफेरस के कोल से एंथ्रासाइड। लेकिन हिंदुस्तान में एंथ्रासाइड आपको पता है जेएनके के अलावा नहीं मिलता। हमारे पास कोल का वेरिएंट है बिटुमिनस, क्योंकि ये कार्बोनिफेरस के बाद बना है। तो ये जो द्रविड़ा टाइम फ्रेम वाज द टाइम फ्रेम ऑफ कार्बोनिफेरस, उसके बाद का था जब पेंजिया एग्जिस्ट करता था। अब ये जो पेंजिया, जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे तो कार्बोनिफेरस ये रहा, ये वो पीरियड है कार्बोनिफेरस। अब हम यहां पे आगे आर्यन के, आर्यन रॉक सिस्टम। राइट, तो इस टाइम पे हमारी जो इंडिया है, इंडिया इस टाइम पे यहां पे एग्जिस्ट करता था। तो पूरे इंडिया के ऊपर ग्लेशियर जमे हुए थे। क्योंकि इंडिया के ऊपर ग्लेशियर जमे हुए थे, तो आप देखो ग्लेशियर्स क्या करते हैं? रॉक्स को तोड़ते रहते हैं और उनके कण को इकट्ठा करते रहते हैं। तो इंडिया के अंदर, और उसी टाइम पे गोंडवाना टूटना शुरू हो गया। जो पेंजिया था टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो ग्लेशियर्स ने जो टूटा, जो रिफ्ट वैली क्रिएट हुई है, वो इसी टाइम की रिफ्ट वैली क्रिएट हुई है। तो इसी टाइम पे, क्योंकि इंडिया टूटा उस टाइम पे, विंध्याचल वाला पोर्शन यहीं पे रखा हुआ था, तो विंध्याचल वाले पोर्शन में टूटना शुरू हुआ इंडिया। इसलिए विंध्याचल मैनी अ टाइम्स विल बी कॉल्ड एज फोल्ड एंड ब्लॉक माउंटेन्स, क्योंकि पहले फोल्ड से बना है विंध्याचल, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिफ्टिंग भी हुई है। रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी, याद करो, रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा, रिफ्टिंग हुई है यहाँ पे, क्योंकि गोंडवाना पेंजिया टूट के गोंडवाना यहीं पे बना हुआ है। और उस टाइम पे जो रिफ्ट हुआ था, वहां पे ग्लेशियर्स ने लाके फॉरेस्ट के अवशेषों को इकट्ठा किया सेडिमेंट वाइज। इसलिए कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, और हिंदुस्तान का कोल इसी टाइम पे बना है आर्कियन रॉक, ये सॉरी गोंडवाना सिस्टम। इस टाइम पे क्या बना? कोल बना, जब पेंजिया टूट रहा था। दिस वॉज द टाइम व्हेन पेंजिया वॉज ब्रेकिंग अपार्ट। राइट, ब्रेक होने में भी मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए, तो इस टाइम पे हमारा कोयला बना। इसलिए ये बिटुमिनस सेकंड वेरिएंट का है, एंथ्रासाइट की तरह बहुत जबरदस्त नहीं है, क्योंकि पुराना नहीं है। अभी भी इसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा कम है, मॉइस्चर है इसके अंदर, क्योंकि ये कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद बना है, जब इंडिया अंटार्कटिका में था, जब इंडिया साउथ पोल में था। और अंटार्कटिका भी इससे जुड़ा हुआ है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब इसके साथ जुड़े हुए हैं इंडिया के साथ। उस टाइम की बात है। तो गोंडवाना कोल यहां पे बना। तो आप मिनरल्स को समझिए, तो वहां से जहां से इंडिया बना, तो आप हिंदुस्तान की शक्ल आपको पता ही है, ये देखिए, यहां से इंडिया टूटना शुरू हुआ था। तो जो मैक्सिमम कोल डिपॉजिट होगा वो इन एरिया में होगा जहां पे रिफ्टिंग हुई है। तो हिंदुस्तान जब रिफ्टिंग हुई गोंडवाना की, तो इन जगह पे रिफ्टिंग हुई है। गोदावरी वैली, महानदी वैली, दामोदर वैली, सोन वैली, नर्मदा तापी वैली, यहां पे जो है गोंडवाना का कोल मिलेगा, बिटुमिनस वेरिएंट का। 95 to 98, एनसीईआरटी 98 बोलती है, 98% ऑफ द इंडियन कोल इज ऑफ बिटुमिनस वेरिएंट व्हिच हैज बीन फॉर्म ड्यूरिंग द गोंडवाना पीरियड, जब टूटना शुरू हो रहा था पेंजिया। तो दिस वाज द टाइम फ्रेम। और इंडिया कहां पे था? एंड साउथ पोल का पार्ट था। ग्लेशियर जमे हुए हिंदुस्तान में, इसलिए हिंदुस्तान के रॉक्स के ऊपर आज भी ग्लेशियर्स के अवशेष हैं,
क्योंकि ये साउथ पोल का पार्ट बन गया था कुछ टाइम तक, इसलिए ग्लेशियर्स के अवशेष है। तो आप देखो गोंडवाना कोल। इसके बाद हिंदुस्तान क्या करता है, जब टूट जाता है तो आपको पता ही है कहां मूव कर रहा था, नॉर्थ में। तो इंडिया वॉज मूविंग इन दी नदर्न डायरेक्शन लाइक दिस। तो वाइल इंडिया वॉज मूविंग व्हेन इट वॉज क्रॉसिंग दी अफ्रीका पार्ट जहां मेडागास्कर है, तो इंडिया हैज विटनेस्ड, जैसे हवाईयन आइलैंड है ना, हॉटस्पॉट बने हुए। हवाईयन आइलैंड से क्या होता है, नीचे से लावा ऊज आउट हो रहा है बसाल्ट की फॉर्मेट में। तो ईस्ट पैसिफिक राइज बना हुआ है, पढ़ा है मैंने ईस्ट पैसिफिक राइज, पैसिफिक ओशन के ईस्ट पार्ट में जहां हवाईयन है। राइज का मतलब होता है पूरा प्लेट्यू बन गया, ईस्ट पैसिफिक राइज। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, जीएस में पढ़ा हुआ हमने, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, इतना पानी की तरह लावा निकला, फ्लड की तरह बसाल्ट निकला, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, पूरा उसने जो है बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया, प्लेट्यू बना दिया। तो डेक्कन प्लेट्यू हैज बीन फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। This time frame has been known as Cretaceous period. ये vocabulary important है, Cretaceous period, when the Indian subcontinent has started moving in the northerly direction. When the Indo-Australian plate was moving in the northerly direction. तो Cretaceous period था. Deccan Plateau has been formed. This Deccan Plateau has been formed over the Archean and Dharwad system. और इसने मिनरल्स को दबा दिया, इसलिए डेक्कन प्लेट्यू में बहुत मिनरल्स नहीं मिलते। इट इज ऑफ रीसेंट ओरिजिन, थोड़े बहुत मिनरल्स हैं बस। नोन फॉर इट्स ब्लैक सॉइल। जब सॉइल पढ़ाऊंगा तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे डिराइव होंगे यहां से, राइट। तो गोंडवाना सिस्टम देखो दोबारा से, गोंडवाना सिस्टम जब कोल बना, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप बना, ट्रैप स्वीडिश वर्ड है, स्टेप्स की फॉर्मेट में बना, राइट। लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बनती चली गई, पानी की तरह लावा निकल। डेक्कन प्लेट्यू बहुत बड़ा एक्सटेंसिव एरिया कवर करता है हिंदुस्तान का। कहां तक है देखो, दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू, ग्रीन, ये गुजरात, ये वाला जो सारा पोर्शन है सब डेक्कन प्लेट्यू है। देखो मालवा, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू बिटवीन विंध्याचल एंड अरावलीज ऑन द जंक्शन ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, मालवा प्लेट्यू यहां पर है। डेक्कन प्लेट्यू का ये एक्सटेंशन देखो, यहां तक डेक्कन प्लेट्यू खत्म हो गया। ये कौन सा एरिया, ध्यान से देखोगे क्या है, कर्नाटका, और ये कर्नाटका और राजस्थान की मध्य महाराष्ट्र की बाउंड्री। उसके नीचे देखो आर्कियन रॉक, यहाँ पे फिर आयरन ओर के मिनरल्स हैं, इसलिए थोड़े थोड़े देखो ना, गोवा के अंदर भी आयरन ओर मिलता है। गोवा से मरमेगांव पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, क्यों, क्योंकि आर्कियन सिस्टम है वहां पे, धरवाड़ सिस्टम है वहां पे। देखो गोवा से महाराष्ट्र में भी कई जगह पे आपको आयरन ओर मिलता है, कई जगह पे मिलता है महाराष्ट्र में, क्यों, क्योंकि वहां पे बसाल्ट के बीच बीच में आउटक्रॉप हो गया आर्कियन, वहां पे ठीक से बसाल्ट की डेप्थ ज्यादा नहीं आ पाई थी, तो अभी भी आर्कियन रॉक दिख जाती है। वहां पे आप खुदाई करके जो है आयरन ओर को निकाल सकते हो। जहां पे बसाल्ट कम है, जैसे यहां पे बसाल्ट कम है, डेक्कन प्लेट्यू के इस एरिया में थिकनेस कम है, तो वहां खुदाई करके आप आर्कियन रॉक्स को निकाल सकते हो। इसलिए यहां पे जो है आयरन ओर मिलता है महाराष्ट्र में, क्यों, उसके नीचे आर्कियन रॉक्स है। क्लियर। तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, समझ गए आप। देखिए अभी देखो हिंदुस्तान के बीच में ये प्लेट्स के जंक्शन है, ये देखो ये जंक्शन है सारे, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहां पर है, मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, तो यहां तक मालवा। अब वेस्टर्न घाट शाद्री का ये वाला हिस्सा, कल जब इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा, शाद्रीज का ये वाला हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू से बना है। सदर्न हिस्सा शाद्रीज का कोई नहीं पढ़ाते इतनी डिटेल में, ये जो है आर्कियन रॉक से बना है, शाद्रीज वेस्टर्न घाट का, यहां पे डेक्कन बसाल्ट से बना हुआ है, दो पार्ट में है ये। इसलिए यहां पे नीलगिरी माउंटेन्स है, नीलगिरी का मतलब होता है नीले, नीले क्यों, नीलगिरी GIRI, नीले क्यों, क्योंकि आर्कियन रॉक की एक रॉक टाइप है, आर्कियन तो एक टाइम फ्रेम है, इसमें अलग अलग टाइप की रॉक है, शिस्ट है, नीज है, इसकी एक रॉक है चारनॉकित, है ना, चारनॉलिथ, तो सॉरी चारकोनिथ, तो चारकोनिथ जो है वो नीले रंग का होता है, ब्लूइश कलर का है, ब्लूइश ग्रेइश कलर है, तो नीलगिरी में वही मिल रहा है, इसलिए उसका नाम नीलगिरी रखा गया है, नीले पहाड़, क्योंकि उसका रॉक नीला है वहां पे, चारकोनिलिथ है वहां पे, राइट। तो ये देखो क्लियर। जब एक बार डेक्कन प्लेट्यू बन गया, उसके बाद यहीं पे नदियां चल रही थी, इंडिया ऊपर को मूव कर रहा था, तो हिमालयस के अंदर इन्हीं के सेडिमेंट्स को ले जाया गया, उन्हीं के ऊपर फिर हिमालयस बने, टर्शरी माउंटेन्स बने। थर्ड टाइप ऑफ लास्ट द रीसेंट ओरिजिन ऑफ रॉक्स इन इंडिया, टर्शरी माउंटेन, हिमालयस के जो माउंटेन्स बने, सी देखो यहीं से टर्शरी माउंटेन, दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू। देखो ये वाला जो सौराष्ट्र वाला रीजन है गुजरात का,
डेक्कन प्लेटिव, देखो ये सारा डेक्कन वाला पार्ट, बेलगांव, द ओनली प्लेस वेयर गांधी जी was the president of INC 1924, बेलगांव कॉन्क्लेव, याद करो। तो ये बेलगांव कहाँ है? बिल्कुल महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे, लड़ाई का विषय बना रहा। महाराष्ट्र वाले कहते हैं ये मराठी स्पीकिंग लोग हैं बेलगांव में, ये हमें दे दो। कर्नाटक वाले कहते हैं ये हमें दे दो, क्योंकि यहाँ कन्नड़ वाले भी लोग रहते हैं। बेलगांव ऑन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो दिस इज द रीजन ऑफ डेक्कन प्लेटिव, मालवा तक। क्लियर? ये देखो, नाउ दीज आर दी रीसेंट ओरिजिनिंग टर्शरी सिस्टम, हिमालयास, टर्शरी माउंटेन लास्ट में बने। हायरार्की आपको क्रोनोलॉजी समझ आई? आर्कियन रॉक्स, सबसे पुरानी रॉक भरी हुई मिनरल से। आर्कियन के दो पार्ट हैं, आर्कियन और धरवाड़, दोनों में मेटल मिलेंगे, मेटलीफेरस। उसके बाद बना पुराना रॉक, उसमें है कुडप्पा और विंध्याचल। इनमें मिला सैंडस्टोन, लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिक वर्जन, डायमंड्स, मेटामॉर्फ होता है डायमंड, कोल का ही मेटामॉर्फ्ड वर्जन है, राइट। उसके बाद फिर हमारा द्रविडियन, उसमें कुछ खास नहीं मिला। फिर आया लास्ट में आर्यन, उसके अंदर 3 अलग अलग टाइम फ्रेम थे। एक बार जब हिंदुस्तान टूटा, गोंडवाना टूटा पेंजिया से, तो वहां पे कोल बन गया। उसके बाद फिर क्रिटेशियस पीरियड में डेक्कन प्लेट्यू बना, उसके बाद फिर हिमालयस बन गए। ये आर्यन रॉक सिस्टम, ये रिसेंट है। क्लियर? तो इस तरह से हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कवर करना। क्लियर है? इतना ही आज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया करा दूंगा, जिसमें हिमालयस के ओरिजिन के ऊपर बात करेंगे। कि 20 नंबर में जैसे सवाल आए हुए थे कि हिमालयस इज द सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स माउंटेन, पूरा समझना पड़ेगा हिमालयस को, कैसे बने, कौन सी रॉक मिली। साउथ इंडिया को फिर समझना पड़ेगा। पेनिनसुलर इंडिया के बारे में उन्होंने बोला कि इंडिया के मैक्रो रीजन बताओ, 3 ही है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, हिमालयस एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। इनमें से किसी एक के बारे में लिखना है। प्लेट्यू के बारे में लिख दो, जबरदस्त कंटेंट है अपने पास। तो आरसी तिवारी में जबरदस्त कंटेंट है इसका, हमने नोट्स में जबरदस्त कंटेंट दिया हुआ है, तो उसके बारे में लिखो। तो आपने अब इसमें जो है, जब फिजिकल फीचर्स है तो ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। उसी फिजिकल फीचर में पूछ ले 20 नंबर में कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की सिग्निफिकेंस क्या है जी, एग्रीकल्चर की पर्सपेक्टिव है, तो वो भी कल वाली क्लास में अपन लोग कवर करेंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद हम मूव कर जाएंगे, कोशिश करेंगे कल वाली क्लास में सॉइल भी कवर हो, फिर मूव कर जाएंगे क्लाइमेट के ऊपर, ड्रेनेज के ऊपर। क्लियर है? तो 3 से 4 लेक्चर लगेंगे आपके फिजिकल फीचर से, लेकिन 2 सवाल मिनिमम 20 नंबर के, 1 सवाल आपका जो है 5 नंबर का, है ना। 1 से 2 सवाल 5 नंबर के, तो कम से कम जो है 40-45 आउट ऑफ 100, 40-45 का तो अकेला ये वेटेज है। तो बहुत जबरदस्त वेटेज है इसकी, तो इस पे पूरा फोकस। तभी मैं कह रहा हूं इसके नोट्स अपने हाथ से बनाओ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो आप पढ़ोगे वो 100% आएगा पेपर में। किस टॉपिक की 4 है, 4 में से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो हर टॉपिक जो आप पढ़ोगे इसमें से सवाल आएगा। तो जबरदस्त ढंग से पढ़ो, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी, इसलिए इंडियन ज्योग्राफी पे थ्रस्ट देते हैं। जब बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं, वो किस पे थ्रस्ट देते हैं? पेपर 1 पे। पेपर 1 में 7 चैप्टर है, हर चैप्टर इतना बड़ा है, उसमें से क्वेश्चन आएगा 1। हर चैप्टर में है 6-6, 7-7 बड़े टॉपिक, क्वेश्चन आएगा 1, संभावनाएं हैं कम। इंडियन ज्योग्राफी पे थ्रस्ट दो, आपका जीएस भी स्ट्रांग होगा, आपका ऑप्शनल भी स्ट्रांग होगा, आपका एसए भी स्ट्रांग होगा, आपका प्रीलिम्स भी स्ट्रांग होगा, राइट। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे, उसमें फिर हम लोग फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट।